हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच पढ़ाएंगे। इसके पहले हमने पढ़ा पीपीएच क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, कॉजेस, टाइप्स और उसके साइन एंड सिम्टम्स। अब हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच। मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच इसके क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन में सबसे फर्स्ट हम देखेंगे प्राइमरी पीपीएच और सेकेंड है सेकेंडरी पीपीएच। प्राइमरी पीपीएच में बेबी डिलीवर्ड होने के बाद 24 आवर्स तक का जो टाइमिंग होता है उसे प्राइमरी पीपीएच कहते हैं। सेकेंडरी पीपीएच बेबी डिलीवर्ड होने के बाद 24 आवर्स से लेकर 6 वीक तक का जो टाइम होता है, जो टाइम पीरियड में ब्लीडिंग होती है, उसे सेकेंडरी पीपीएच कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी पीपीएच का ही एक टाइप है जिसे हम थर्ड स्टेज ऑफ लेबर कहते हैं। ठीक है, ये थर्ड स्टेज ऑफ पीपीएच कहते हैं। अब हम देखेंगे कि जो लेबर होता है, लेबर के 4 स्टेज होते हैं। फर्स्ट है डायलेटेशन एंड एफेसमेंट, सेकंड बेबी एक्सपल्सन और थर्ड है प्लेसेंटा एक्सपल्सन। अब हम देखेंगे जो प्लेसेंटा एक्सपल्सन है उसके 3 इवेंट्स होते हैं। जैसे प्लेसेंटा डेसिडुआ से सेपरेट होता है फर्स्टली, सेकंड प्लेसेंटा का डिसेंट होना और थर्ड है प्लेसेंटा का एक्सपल्सन। ठीक है, अब हम देखेंगे बेबी डिलीवर्ड हुआ है किंतु उसका प्लेसेंटा जो है, उसका प्लेसेंटा एक्सपल आउट नहीं हुआ है, प्लेसेंटा का एक्सपल्सन नहीं हुआ है, उसके पहले ही वेजाइनल ट्रैक्ट से ब्लीडिंग होने लगती है, तो इस और उसका जो अमाउंट होता है वो भी हेवी अमाउंट में ब्लीडिंग होती है, तो इस प्रकार की पीपीएच को हम प्राइमरी पीपीएच कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे एब्डोमिनल जो प्राइमरी पीपीएच है वो किस कारण से हो रहा है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले एब्डोमिनल पाल्पेशन करके हमको देखना पड़ेगा कि किस वजह से पीपीएच हो रहा है। तो इसकी कुछ कंडीशन हो सकती है, जैसे अगर मान लो एटोनिसिटी के कारण, एटोनिसिटी यूट्रस है और एटोनिसिटी के कारण ब्लीडिंग हो रही है, तो इसमें हमें जो एब्डोमिनल पाल्पेशन करके देखेंगे तो जो यूट्रस होगा वो फ्लॉपी लाइक फील होगा। जो एब्डोमिनल पाल्पेशन करके देखेंगे तो जो यूट्रस का साइज़ है वो फ्लॉपी लाइक हमें फील होगा। पीपीएच है इसके लिए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस होगा। अगर फ्लॉपी यूट्रस है तो पीपीएच के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो एटोनिसिटी यूट्रस होगा। ठीक है, अगर इसकी वजह से पीपीएच हो रहा है तो फ्लॉपी वो अपनी एटोनिसिटी, मतलब जो यूट्रस है वो क्या होता है, अपनी एटोनिसिटी अपनी जो है वो खो चुका होता है, तो इस कारण से क्या है पीपीएच होने लगता है। ठीक है, अब देखेंगे हम अगर ट्रॉमा की वजह से ब्लीडिंग होती है तो जो यूट्रस है वो हार्ड होगा, फ्लॉपी नहीं होगा, हार्ड होगा। और ये यहाँ हम 2 प्रकार के मेथड से चेक कर सकते हैं। अगर एटोनिसिटी की वजह से पीपीएच है तो वो कैसे हम उसका अब मैनेज करेंगे। ठीक है, अगर एटोनिसिटी यूट्रस है उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही तो हम उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो इसमें हम सबसे फर्स्ट करेंगे फंडल मसाज। सबसे फर्स्ट में हम अगर एटोनिसिटी यूट्रस की वजह से ब्लीडिंग हो रही है तो फंडल मसाज करेंगे। ठीक है, इसमें हम दोनों हाथों का यूज़ करेंगे और जब तक यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट नहीं हो जाते तब तक हम यूट्रस को मसाज करेंगे। और यूट्रस क्या होता है, मसाज करने पर एक गोल स्टेप ले लेता है और यह टेनिस बॉल की तरह हो जाता है। ठीक है, तभी हम मसाज को बंद करेंगे। इसका मतलब होता है कि यूट्रस के जो कॉन्ट्रैक्शन है वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, जब यूट्रस टेनिस बॉल की तरह हार्ड रूप ले लेता है तो हम और समझते हैं कि यूट्रस का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो स्टार्ट हो गया है।
अब सेकेंड हम देंगे इसमें ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन देंगे 10 मिनट्स IM, ठीक है। इसके बाद हम ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन IM देंगे सेकेंड में, ठीक है। अब इसके बाद हम फंडल मसाज हो गया, सेकेंड ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन हो गया। अब इसके बाद हम थर्ड में देखेंगे कि जो आफ्टर देन हमें उसका ब्लडर को एम्प्टी करना है, कैथराइजेशन करके उसके यूट्रस को ब्लडर को खाली करेंगे, यूरिन पास आउट कराएंगे। वैसे तो डिलीवरी के पहले ही हम ब्लडर को एम्प्टी कर देते हैं, कभी ऐसा नहीं हो पाया तो फिर बाद में करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ब्लडर फुल होता है तो क्या होता है, डेसिडुआ पे जो प्रेशर होता है वो कम पड़ता है। यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन के समय जो डेसिडुआ पे जो प्रेशर होता है वो कम पड़ता है, इसलिए हमको ब्लडर खाली करना ज़रूरी होता है। अब हम इसमें देखेंगे फोर्थ स्टेप, सेडेटिव मेडिसिन। अब हम फंडल मसाज कर दिए, ऑक्सीटोसिन ड्रिप दे दिए और उसके बाद ब्लडर खाली करके देख लिए। उसके बाद भी अगर ब्लडिंग स्टॉप नहीं हो रही है तो फिर सेडेटिव मेडिसिन देंगे। इसमें हम मॉर्फिन देंगे, मॉर्फिन 15 mg जरूर दे सकते हैं। और यह जो सेडेटिव मेडिसिन होती है यह ज़रूरी भी नहीं होता, ये पेशेंट के कंडीशन के अनुसार उसको मॉर्फिन मेडिसिन जो है सेडेटिव्स IM देते हैं, किंतु पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए। यदि पेशेंट बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रहा है, बहुत ज़्यादा ये हो रहा है तो फिर उस कंडीशन में उसको सेडेटिव्स लगा सकते हैं। और फिर उसके बाद हम देखेंगे ऑक्सीटोसिन ड्रिप। सेडेटिव्स लगाने के बाद हम उसको जो ड्रिप होती है ऑक्सीटोसिन ड्रिप स्टार्ट करेंगे। साथ ही प्लेसेंटा का एक्सपल आउट हो जाता है। ऑक्सीटोसिन ड्रिप देने के बाद क्या होता है, प्लेसेंटा एक्सपल आउट हो जाता है। जैसे ही एक्सपल्सन होता है प्लेसेंटा का, उसके बाद प्लेसेंटा का एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। जैसे ही प्लेसेंटा बाहर निकला उसके बाद प्लेसेंटा का एग्जामिनेशन करते हैं और प्रॉपर प्लेसेंटा है या नहीं इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और एग्जामिनेशन करने के बाद यूट्रस फ्लॉपी ही है यदि, तो फिर यह स्टेप फॉलो करने के बाद यूट्रस नॉर्मल कंडीशन में नहीं आता। यदि मान लो हमने ऑक्सीटोसिन ड्रिप स्टार्ट कर दी और प्लेसेंटा एक्सपल आउट हो गया है, प्लेसेंटा बाहर निकल चुका है, उसके बाद जो होता है यूट्रस को अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाना चाहिए। अगर यूट्रस अपने नॉर्मल कंडीशन में नहीं आता, फिर भी प्रॉपर यूट्रस है, तो फिर हम उसको यह नेक्स्ट वाले स्टेप हम फॉलो करेंगे, जैसे कि हम जनरल एनेस्थीसिया दे सकते हैं। अगर मान लो यूट्रस नॉर्मल कंडीशन में नहीं आया तो फिर हमें जनरल एनेस्थीसिया देते हैं पेशेंट को, और उसके बाद में फीमेल को उसके बाद में क्या करेंगे, हम उसका इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे, वेजाइनल इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे। और उसके बाद फिर प्रोस्टाग्लैंडिन PGF2 अल्फ़ा इसको देने के बाद फिर ब्लडिंग कंटिन्यू। इसके बाद वो जो मेडिसिन हम देंगे जनरल एनेस्थीसिया देने के बाद प्रोस्टाग्लैंडिन PGF2 अल्फ़ा मेडिसिन जो है वो पेशेंट को देंगे। और इसके बाद भी अगर ब्लडिंग कंटिन्यू होती है, इसके बाद भी अगर ब्लडिंग कंट्रोल नहीं हो रही है तो फिर हम बायोमैनुअल कंप्रेशन करेंगे। बायोमैनुअल कंप्रेशन में हम देखते हैं कि इसको देने के बाद जो कंप्रेशन होता है इससे इसमें एक प्रेशर का यूज़ किया जाता है। और ये स्पेशल जो परफेक्ट होती है सिस्टर उसमें वो या डॉक्टर लेडी डॉक्टर हो या परफेक्ट जो उसमें गायनिक में हो परफेक्ट हो सिस्टर, वही लोग इसको हैंड के द्वारा या प्रोसीजर करते हैं। बायोमैनुअल प्रोसीजर करने के लिए हमें सबसे पहले हैंड वॉश करना होता है, फिर ग्लव्स पहनने होते हैं, फिर राइट हैंड का यूज़ करेंगे और उसके बाद फिर कौन जो राइट हैंड होता है उसको कोन शेप बनाएंगे, मुट्ठी बंद करेंगे। और उसके बाद लेफ्ट हैंड को जो होता है एब्डोमिनल के ऊपर फंडस के ऊपर ऐसे फिंगर्स चारों फिंगर को एक वन साइड और थंब को वन साइड करके ऐसे प्रेस करेंगे।
और उसके बाद जो राइट हैंड होता है, राइट हैंड को मुट्ठी बंद करके अंदर वेजाइना में, सॉरी, पहले फिंगर से ऐसे सीधे हैंड को अंदर इंसर्ट करेंगे वेजाइना में, और उसके बाद उसको ऐसे मुट्ठी बंद करके ऐसे प्रेस करेंगे। जो वेजाइना होती है उसकी अपर फॉर्निक्स को प्रेशर देंगे नीचे से, और ऊपर से लेफ्ट हैंड से दोनों हाथों से एडिशनल प्रेशर हम देंगे। और यह प्रेशर जो देंगे वह क्या होता है, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। कम से कम या अधिक से अधिक 15 मिनट तक ही इस प्रकार का दोनों हैंड से कंप्रेशन प्रेस किया जाता है। और इसमें इनर और आउटर दोनों तरफ से प्रेशर लगाया जाता है, और जिससे कि क्या होता है कि जो यूट्रस की ब्लड वेसल्स होती हैं उसके ऊपर दबाव पड़ता है। दबाव पड़ने से क्या होता है कि वो जो वेसल्स होती है वो दब जाती है और पीपीएच इसमें स्टॉप हो जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे ये होगा बाय मैनुअल, दोनों हाथ से प्रेशर करने पर ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। तो यह इस प्रकार की प्रोसीजर को बाय मैनुअल कहते हैं। अब हम अगर इससे भी ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही है, पीपीएच हो रहा है, तो फिर हम नेक्स्ट देखेंगे टाइट इंट्रा यूट्राइन पेकिंग। नेक्स्ट देखेंगे टाइट इंट्रा यूट्राइन पेकिंग। इसमें क्या करते हैं, स्टेराइल रिबन गॉज 16 मीटर का लेंगे। स्टेराइल एक गॉज लेंगे जो 16 मीटर का होता है वो लेंगे, और फिर स्पंज होल्डर एक फॉरसेप्स की सहायता से हम इसको गॉज को अंदर पैकिंग करेंगे यूट्रस में। यूट्रस को पूरी तरह से टाइटली पैक करेंगे। तो सबसे पहले जो हम पैकिंग करेंगे वो यूट्रस में ये राइट और लेफ़्ट, इसमें जो पैकिंग करेंगे हम वो लेफ़्ट टू राइट करेंगे। इसमें 3 स्टेप होती है। फर्स्टली हम करेंगे लेफ़्ट टू राइट पैकिंग, सेकंड करेंगे फ्रंट टू बैक, ठीक है, और जो थर्ड स्टेप वो करेंगे टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। इस तरह से हम 3 स्टेप में यूट्रस की पैकिंग करेंगे। अब यूट्रस पर जो प्रॉपर प्रेशर पड़ेगा जिसके कारण जो ब्लड फ्लो होता है वो स्टॉप हो जाता है। यदि इसके बाद ही ब्लडिंग स्टॉप नहीं होती तो फिर हम सर्जिकल मेथड का उपयोग करते हैं। जो टाइट इंट्रा यूट्राइन पैकिंग करते हैं इसके बाद भी यदि ब्लडिंग स्टॉप नहीं होती तो फिर हम सर्जिकल मेथड का उपयोग करेंगे। अब सर्जिकल मेथड में हम देखेंगे, सर्जिकल मेथड में फर्स्ट है बाई मैनुअल लिगेंस। और बाई मैनुअल लिगेंस में हम यूट्रस के दोनों तरफ जो आर्टरी होती है उसको बांध देते हैं। ठीक है, यूट्रस के दोनों साइड में जो आर्टरीज होती है उसको बांध देते हैं। इसमें सेकंड है मेथड लिगेशन ऑफ यूट्रो ओवेरियन वेसल्स। लिगेशन ऑफ यूट्रो ओवेरियन वेसल्स, इसमें क्या करेंगे, यूट्राइन आर्टरी होती है यूट्रस में और ओवेरियन आर्टरी, ओवेरियन आर्टरी एंड यूट्राइन आर्टरी का लिगेशन इसमें किया जाता है, दोनों को बांधा जाता है इसमें। तो इसमें हम देखेंगे कि जो जैसे कि ये यूट्रस है ये, और यूट्रस में ऊपर साइड में सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं, ऊपर साइड में अपर सेगमेंट में सस्पेंसरी लिगामेंट, उसके जस्ट थोड़ी सी नीचे ओवेरियन आर्टरी, और उसके नीचे लोअर सेगमेंट में हम देखेंगे तो यहाँ पे यूट्राइन आर्टरी होती है। तो इस प्रकार से ये ओवेरियन आर्टरी और यूट्राइन आर्टरी को दोनों को बांध दिया जाता है। इस प्रकार से ओवेरियन आर्टरी और यूट्राइन आर्टरी को बांध दिया जाता है। तो इससे हम ओवेरियन एंड यूट्रो ओवेरियन वेसल्स को बांध के लिगेशन ऑफ यूट्रो ओवेरियन वेसल्स इसको कहते हैं। तो इसमें दोनों आर्टरीज को बांध दिया जाता है। अब थर्ड आता है इसमें यूनिलैटरल और बाईलैटरल लिगेशन। इसमें क्या होता है, बाईलैटरल मतलब दोनों साइड से और यूनिलैटरल मतलब वन साइड। इसमें इंट्रा इलियक आर्टरी को बांध दिया जाता है यूट्रस में लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, दोनों इंटरनल इलियक आर्टरी होती है जिसको वन साइड में भी बांधा जाता है
तो उसे यूनिक लेटरल कहते हैं। ये 70% परफॉर्मेंस इसका किया जाता है, और दोनों साइड में जो आर्टरी बांधते हैं उसका हम जो डॉक्टर लोग होते हैं वो 85% इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, जो बाईलेटरल लिगेशन होता है उसका 85% यूज़ करते हैं, मतलब इसका यूज़ ज़्यादा करते हैं। अब ये तीनों मैनेजमेंट करने के बाद भी यदि ब्लडिंग स्टॉप नहीं होती, मतलब सर्जिकल मेथड में बाई मैनुअल किया, लिगेशन ऑफ यूट्रोवेरियन वेसल्स किया, और फिर थर्ड है यूनिलेटरल एंड बाईलेटरल लिगेशन। अगर इस प्रकार की तीनों सर्जिकल मेथड मैनेजमेंट करने के बाद भी यदि ब्लडिंग स्टॉप नहीं होती तो फिर स्टेरेक्टोमी करके यूट्रस को बाहर निकाल दिया जाता है, और इस प्रकार से उसका यूज़ करके ब्लडिंग को रोका जाता है। अब हमने देखा अभी जो एटोनिसिटी के कारण यूट्रस में ब्लडिंग हो रही थी, उसका हमने मैनेजमेंट किया कि एटोनिसिटी के कारण ब्लडिंग हो रही है तो उसको पहले हमने प्राइमरी जो उसका ब्लडिंग हो रही थी तो उसमें हमने देखा कि फंडल पाल्पेशन करके पहले उसको चेक किया। उसके बाद हमने फिर उसको मसाज किया, फंडल मसाज किया, फिर ऑक्सीटोसिन ड्रिप दिया। उसके बाद फिर ब्लडर खाली करके फिर सेडेटिव मेडिसिन दिया, और सेडेटिव मेडिसिन के बाद फिर ऑक्सीटोसिन ड्रिप लगाया। और ऑक्सीटोसिन ड्रिप लगाने के बाद हमने देखा कि उससे भी प्लेसेंटा आउट तो हो गया है कि तो यूट्रस फ्लॉपी है। तो फिर उसके बाद हमने जनरल एनेस्थेसिया देके बाई मैनुअल कंप्रेस करके उसको प्रेस करके ब्लडिंग को रोकने की मैनेजमेंट किया। उसके बाद हमने इंट्रा यूट्राइन पैकिंग की। इंट्रा यूट्राइन पैकिंग के बाद फिर भी अगर ब्लडिंग कंट्रोल नहीं है तो फिर हमने सर्जिकल मेथड किया। सर्जिकल मेथड में 3 स्टेप हमने यूज़ किया, बाई मैनुअल और लिगेशन ऑफ यूटेरो ओवेरियन वेसल्स, और थर्ड यूनिलेटरल एंड बाईलेटरल लिगेशंस। फिर इसके बाद भी अगर ब्लडिंग नहीं होती, कंट्रोल नहीं हो रही, तो हमने फिर स्टेक्टोमी किया। अब हमने देखा है एटोनिसिटी के कारण होने वाले ब्लडिंग का मैनेजमेंट। अब हम देखेंगे ट्रॉमा के कारण होने वाले ब्लडिंग का मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे। ट्रॉमा के कारण यदि ब्लडिंग हो रही तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आते तो रहते हैं इसमें, किंतु उसके बाद ही ब्लडिंग होती रहती है। तो इस प्रकार के ये जो ब्लडिंग होती है वो ब्लड वेसल्स के रप्चर होने के कारण होती है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे जनरल एनेस्थीसिया देंगे पेशेंट को, और इंटरनल पार्ट को स्पेकुलम की सहायता से स्पेकुलम लगा के फिर हम जिस पार्ट में इंजरी हुई है उसको अच्छी तरह से देखेंगे, वॉच करेंगे, और देखने के बाद जहाँ से भी यदि ब्लडिंग हो रही है उस स्थान पे हम सुचरिंग कर देंगे। ठीक है, अब हमने देखा ट्रॉमा के कारण इंजरी का मैनेजमेंट। अब इसके बाद हम देखेंगे थर्ड स्टेज ऑफ पीपीएच का मैनेजमेंट। थर्ड स्टेज के पीपीएच के मैनेजमेंट में हमने सबसे पहले हम जनरल मैनेजमेंट करेंगे, और जनरल मैनेजमेंट के बाद फिर एक्टिव मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, वो जो जनरल मैनेजमेंट है उसमें हम सबसे पहले जो होता है फीमेल को अंडर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। फीमेल जो होती है उसको अंडर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे जनरल मैनेजमेंट में, और उसके बाद उसके वाइटल साइन चेक करेंगे। वाइटल साइंस 15 मिनट तक के कम से कम चेक करेंगे। उसमें पल्स, बीपी, रेस्पिरेशन आदि देखेंगे सेकंड। और थर्ड फिर हम जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको सपोर्ट करेंगे, उनके जिससे कि उनका जो टेंशन है, कैसी होगी पेशेंट, क्या होगा, ये सारी उनकी जो चिंताएं होती है उसको हम कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट में हम देखेंगे कि जो ब्लडिंग को मेज़र करेंगे, क्योंकि यदि बहुत ज़्यादा ब्लडिंग हो रही है तो फिर उसको हमें उसके लिए ब्लड भी अरेंज करना हो सकता है। इसके लिए हमको जो भी जनरल मैनेजमेंट करते हैं जब तक हम जनरल मैनेजमेंट करते हैं तब तक भी अंडर ऑब्जर्वेशन में पेशेंट को रखना पड़ता है। मतलब जनरल मैनेजमेंट में सबसे पहले पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन, फैमिली को सपोर्ट करेंगे, ब्लडिंग का मेजर करेंगे कि कितनी ज़्यादा ब्लडिंग हो रही है। यदि ज़्यादा हो रही तो उसको मैनेज करना पड़ेगा, ब्लड का इंतज़ाम करना पड़ेगा। उसके बाद हम देखेंगे उसको अंडर ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद हम एक्यूट मैनेजमेंट करेंगे उसका। प्लेसेंटा का सेपरेशन अगर जब होता है
तो जब प्लेसेंटा डेसिडुआ से सेपरेट होता है तो सेपरेट हो गया, अगर प्लेसेंटा मान लो ये डेसिडुआ से सेपरेट हो गया है, तो फिर हम क्या करेंगे, नॉर्मली उसका सीसीटी प्रोसीजर उस पर अप्लाई करेंगे। सीसीटी प्रोसीजर का मतलब होता है कंट्रोल कार ट्रैक्शन। सीसीटी का मतलब होता है कंट्रोल कार ट्रैक्शन। यह हम प्रोसेस अपनाएंगे। इसमें क्या होता है, नियंत्रित करना। कंट्रोल मतलब नियंत्रित करना, ट्रैक्शन मतलब खिंचाव देना। तो प्राइमरी पीपीएच की कंडीशन के अनुसार जो मेथड यूज़ करते हैं हम, तो उसमें सीसीटी का उपयोग करते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे एक्टिव मैनेजमेंट। ठीक है, एक्टिव मैनेजमेंट में हम देखेंगे कि जो फंडल मसाज है, फंडल मसाज करेंगे। फंडल मसाज के बाद फिर ऑक्सीटोसिन ड्रिप देंगे। ऑक्सीटोसिन ड्रिप देने के बाद हम उसका जो मीज़ोप्रोस्टाल है, मीज़ोप्रोस्टाल टेबलेट देंगे। 1 माउथ से देंगे और 2 रेक्टम के थ्रू देंगे। और उसके बाद फिर आइबोमेट्रिन 0.25 देंगे। और उसके बाद आईवी ड्रिप डेक्स्ट्रोज 5% सलाइन स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे एक्टिव मैनेजमेंट में कि ड्रिप लगा दी, मीज़ोप्रोस्टाल दे दिए, ऑक्सीटोसिन दे दिए ड्रिप। और उसके बाद फिर जो प्लेसेंटा का यदि सेपरेशन नहीं हुआ है, ठीक है, तो प्लेसेंटा का सेपरेशन नहीं हुआ तो फिर हम बाई मैनुअल रिमूव करेंगे किसको, प्लेसेंटा का, रिमूव प्लेसेंटा। और यदि हैंड के थ्रू प्लेसेंटा हम बाहर निकालेंगे बाई मैनुअल में, और इसके अनुसार हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो बाई मैनुअल यूज़ करके ही हम प्लेसेंटा को एक्टिव मैनेजमेंट में बाई मैनुअल करके ही हम प्लेसेंटा को बाहर निकालेंगे। अभी हमने देखा जो 3rd स्टेज का मैनेजमेंट था, उसमें पहले हमने जनरल मैनेजमेंट किया। जनरल मैनेजमेंट में पेशेंट को ऑब्जर्वेट में रखा, उसका वाइटल साइन देखा, उसकी ब्लीडिंग चेक किया। उसके बाद उसको हमने अगर प्लेसेंटा सेपरेट हो गया है तो उसको फिर सीसीटी कंट्रोल कॉर्टेक्शन के द्वारा उसको अलग किया। यदि मान लो प्लेसेंटा अलग नहीं हुआ तो फिर एक्यूट मैनेजमेंट करेंगे। एक्यूट मैनेजमेंट में हम फंडल मसाज करेंगे। उसके बाद ऑक्सीटोसिन ड्रिप और मीज़ोप्रोस्टाल देंगे। और उसके बाद डेक्स्ट्रोज सलाइन लगाएंगे आईवी। और फिर उसके बाद फिर बाई मैनुअल करके उसको प्लेसेंटा को बाहर करेंगे हैंड के द्वारा। अब हमने देखा ये प्राइमरी जो 3rd स्टेज का मैनेजमेंट था, उसमें प्राइमरी मैनेजमेंट। अब हम देखेंगे सेकेंडरी मैनेजमेंट। सेकेंडरी मैनेजमेंट, सेकेंडरी पीपीएच। सेकेंडरी पीपीएच उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, फिर भी हम देखेंगे जैसे सेकेंडरी पीपीएच में पेशेंट जो फीमेल होती है उसको जनरल ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। और जनरल ऑब्जर्वेशन में हम ये देखेंगे कि जो ब्लडिंग हो रही है वो कितनी हो रही है और कितने टाइम तक हो रही है, और उसका अमाउंट देखेंगे कि कितनी मात्रा में हो रही है, और जो ब्लडिंग हो रही है उसके कॉज का पता लगाएंगे। उसके बाद हम एल्गोमेट्रिन 0.5 mg आयरन लगा देंगे उसको। और उसके बाद हम देखेंगे कि जो सेकेंडरी पीपीएच होता है, सेकेंडरी पीपीएच हम देखते हैं 24 आवर्स के बाद 6 वीक तक का होता है। ठीक है, तो इसमें मेडिसिन देने के बाद, जो कंटिन्यू मेडिसिन देने के बाद भी अगर ब्लडिंग इसकी कंट्रोल नहीं होती तो क्लोजली इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और क्लोजली इन्वेस्टिगेशन की करने के बाद हम देखेंगे कि ब्लडिंग किस वजह से हो रही है, इंजरी की वजह से हो रही है या फिर प्लेसेंटा का कोई बीट्स या कोई पार्ट टिश्यू कोई जो यूट्रस के अंदर रह गया है जिसके कारण ब्लडिंग हो रही है। अगर मान लो कोई पार्ट्स रुक गया है यूट्रस के अंदर, कोई बीट्स रुक गया है, तो फिर हम उसको फोर्सेप्स की सहायता से उसको बाहर निकालेंगे। और बाहर निकालने के बाद फिर हम जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम होती है उसको क्यूरेट करेंगे 1.5 सेंटीमीटर तक उसको क्यूरेट करेंगे एंडोमेट्रियम की लेयर को। और जिसके कारण कि एंडोमेट्रियम की लेयर को क्यूरेट करने के बाद जो उसमें प्लेसेंटा के जो पार्ट्स बीड्स बचे हुए होते हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं, और जिसके कारण कि ब्लडिंग जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। इस प्रकार हम सेकेंडरी पीपीएच का मैनेजमेंट करेंगे। सेकेंडरी पीपीएच जो होता है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, और
ये हमने देखा कि जो अगर कोई पार्ट या कोई बिट्स प्लेसेंटा का अगर अंदर रुका है, इस कारण ब्लीडिंग हुई, तो उसको बाहर निकालते। किंतु अगर कोई जो ब्लीडिंग है अगर इंजुरी के कारण हो रही है, तो फिर हम उसको वही स्पेकुलम लगा करके उसको अंदर से अच्छे से एग्जामिनेशन करेंगे, और फिर जिस पार्ट से भी ब्लीडिंग हो रही है उसको हम सूचरी कर देंगे, जिससे कि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। इस प्रकार से हम ये सेकेंडरी पीपीएच का मैनेजमेंट करेंगे। थैंक यू दोस्तों, आई होप आप लोगों को मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच समझ में आ गया होगा। थैंक यू।